जो 105 101 डिग्री बुखार होने के बावजूद जो सरकारी हॉस्पिटल के कतार में खड़े होते हैं वो गरीब लोगों की पीड़ा को समझेंगे। वैसे लोग यहाँ सदन में आज जो बैठे हुए लोग हैं वो वाजिब महीने में आपके प्रतिनिधि हैं क्या? तो आप पाएंगे कि नहीं वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे? हमारे प्रतिनिधि वो होता है उसके भी घर में वैसे ही पकता है, वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। किस तरह से राशन जुटाने के लिए हमको और आपको संघर्ष करना पड़ता है, जो आदमी उस संघर्ष को समझता है वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। किस तरह हमको दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष को जो समझेंगे वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। तो हमें बहुत कार्यक्रम में उपस्थित द सोशलिस्ट के तमाम साथियों का जो विभिन्न जिलों से यहाँ उपस्थित हुए और आज इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उपस्थित सभी अतिथि बुद्धिजीवियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज जब आप नजर उठा करके देखते हैं तो राजनीतिक दलों का, तमाम सामाजिक संगठनों का कमी नहीं है। तो फिर ऐसे समय में द सोशलिस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज देखिए कि तमाम राजनीतिक दल हैं, आंदोलन करने के लिए गठबंधन करने पड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन करने पड़ते हैं, और आंदोलन के लिए भी जो गठबंधन होते हैं उसमें भी वो जो जनसमूह होना चाहिए वो नहीं जुट पाता। तो इसका कारण कभी हम और आप उतनी गंभीरता से नहीं सोचते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को समझना पड़ेगा। और द सोशलिस्ट के जो इतने हमारे साथी हैं इन्होंने उस कारण को समझा और उस कारण को भरने के लिए, उस कमी को भरने के लिए द सोशलिस्ट का निर्माण किया गया। तो वो कारण यह रहा है कि तमाम राजनीतिक दल हो, नेता हो, तमाम ऐसे संगठन हो जिन्होंने लोगों की जो उम्मीदें थी, जो आशा था, उनके साथ ठगी किया, उनके भरोसा को खत्म कर दिया। और आज जब जनरली हम आम लोगों से चर्चा करेंगे तो लोगों के अंदर वो भाव खत्म हो गया है। लोगों को ये लगता ही नहीं है कि कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन जो सड़क पर खड़ा होकर के लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें आम लोगों का कोई भला है। भले ही वो हमारा और आपका मसला क्यों नहीं हो, हमारी और आपकी मांग क्यों नहीं हो, लेकिन लोगों के दिमाग में जनरली यह चलता है कि भाई या अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लोगों का भरोसा आंदोलन से खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़ना रहता है, लोगों से मिलना रहता है, तो तमाम जगहों पर इस तरह की बातें आ रही हैं और इस चीज को पाटने के लिए द सोशलिस्ट का निर्माण हुआ है। और बहुत कम समय में पूरे बिहार से छात्र हो, युवा हो या तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ यूथ लीडर हैं, वो लोग जुड़े हैं और इसमें जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप समझिए कि आज का अनुभव है मेरा कि हम ट्रेन से आ रहे थे, मधेपुरा सहरसा से वैशाली आती है जो दिल्ली जाती है, नई दिल्ली, और उस ट्रेन में जो जनरल बोगी है 4 रहता है जनरल बोगी पूरी ट्रेन में, और आदमी इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ था कि समझिए कि जो पैर रखने का जगह नहीं था। आप एक समय में एक पैर पर ही खड़ा हो सकते थे, एक पैर आपको मोड़ना होगा। तो आज ये स्थिति क्यों है? हम सभी मुद्दों को अलग अलग कर करके देखते हैं, कोई भी मुद्दा अलग नहीं है। वो शिक्षा से हो, रोजगार से हो, वो हमारे आपके जीवन, दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं वो हो, हमारे तमाम लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार का मामला हो, हमारे सम्मान का मामला हो, वो सारे मामले जुड़े हुए हैं। उनको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज देखिए इस देश में लगभग 90% आबादी है जो गरीब है, कमजोर है, मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे व्यवसायी हैं।
और 90% जो लोग हैं और 10% जो लोग हैं, तो 90% लोगों का जो इस देश का जो खजाना है उसमें उसकी भागीदारी ज्यादा है। क्योंकि जितना चीज हम लोग अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग में लाते हैं, सभी चीजों पर हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को। तो जो 90% लोग, और आप जीएसटी लाया है, जो शर्ट का, जो पेन का, जो जूता का, जितना जीएसटी हम भरते हैं उतना ही अंबानी अडानी भी भरता। तो 90% लोग जो टैक्स दे रहे हैं, सरकार के खजाना में पैसा दे रहा है, उससे कम 10% दे रहे हैं पूंजीपति लोग। लेकिन आप जब देखिए कि उस बजट को खर्च कहाँ किया जा रहा है, किन लोगों पर खर्च किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जो 90% जिनकी हिस्सेदारी बनती है उस पर 10% भी खर्च नहीं किया जाता है, और बाकी जो 10% लोग हैं उस पर 90% खर्च किया जाता है। तो यह जो असमानता है, यह जो भेदभाव है, हमको लोगों को यह बात समझाना होगा। लोग नहीं समझते हैं। आज ही सीट के लिए 2 महिला झगड़ रही थी, वहीं पर सीट था नहीं, झगड़ रहे थे। तो हमने उसको इतना एक शब्द बोला और वो चुप हो गई, झगड़ा खत्म हो गया, लोग शांत हो गए। शायद हो सके कि उनके मन में चलने लगा हो जो हम क्या कर रहे हैं। हमने उनसे इतना कहा कि सीट खाली नहीं है, आप दोनों झगड़ रहे हैं। इतना एनर्जी अगर सरकार के पास लगाते तो हमको लगता है 4 लोगों की ओर बढ़ गया। इतना सुनने के बाद वो महिला शांत हो गए, अगल बगल के लोग शांत हो गए, चुप हो गए, सोचने लगे। तो हम लोगों को लोगों के जहन में यह डालना होगा कि हमें कहां संघर्ष करने की जरूरत है। हम आदि हो गए, हम सोचना छोड़ दिए। हम यह सोचना छोड़ के हम क्यों नहीं सोचते हैं कि जो सड़कों पर जो एसी वाली कारें चलती है वो किन लोगों का है। हम जो पंचर वाले साइकिल को घड़काते हैं, हम कौन है? हम बाहर से आए हुए लोग हैं क्या? घुसपैठिए हैं, दूसरे देश से आए हैं, कौन है? अरे हमारा जब देश का संविधान कहता है कि इस देश में सब लोग बराबर है, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, तो फिर ये असमानता क्यों है? यह गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। जहां आपके हक अधिकार के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, आपको आवाज उठानी होगी। और आप समझिए कि हम लोगों ने किताब में पढ़ा था कि पूस की रात, तो मैं कहता हूं कि जो पूस की रात जिन्होंने नहीं जी हो वो हल्कों का दर्द क्या जानेगा। जो 105, 101 डिग्री बुखार होने के बावजूद जो सरकारी हॉस्पिटल के कतार में खड़े होते हैं, वो गरीब लोगों की पीड़ा को समझेंगे। वैसे लोग जब सदन में जाएंगे तो वो आपकी बात उठाएंगे। मैं यहाँ इस सभा भवन में जितने लोग उपस्थित हैं, आप चिंतन कीजिए, इस बात को सोचिए कि क्या सदन में आज जो बैठे हुए लोग हैं वो वाजिब मायने में आपके प्रतिनिधि हैं क्या? तो आप पाएंगे कि नहीं, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। हमारे प्रतिनिधि कौन होंगे? हमारे प्रतिनिधि वो होंगे जो खाना हमारे घर में पकता है उसके भी घर में वैसे ही पकता है, वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। किस तरह से राशन जुटाने के लिए हमको और आपको संघर्ष करना पड़ता है, जो आदमी उस संघर्ष को समझता है वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। किस तरह हमको दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष को जो समझेंगे वो हमारे प्रतिनिधि होंगे। तो हमें बहुत बारीकी से हमको आपको समझना पड़ेगा कि आप समझिए कि आज जो लाचारी है, जो गरीबी है, जो बेकारी है, या ऐसा नहीं है कि गरीब इसलिए है कि हमारे दादा पुरखा ने मेहनत नहीं किया, आपके पुरखों ने मेहनत नहीं किया, आपके पिताजी ने, दादाजी ने मेहनत नहीं किया इसलिए आप गरीब है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह व्यवस्था आपको गरीब बना करके रख रही है। आप दिन रात मेहनत बढ़ाते जा रहे हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा तक लोग काम करता है, मजदूरी करता है, अपनी एरिया रगड़ता है। उसके बावजूद भी आज आपके समाज में, हमारे समाज में लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। यह क्या है आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। आज समझिए कि हम लोग जो है, हम लोग को यह व्यवस्था कैसे गरीब और लाचार बनाई हुई।
सरकार का कर्तव्य है, सरकार की जो जिम्मेवारी है, हम लोग तमाम चीजों में जितना भी चीज खरीदते हैं दैनिक जीवन के लिए उसमें हम लोग टैक्स भरते हैं। और टैक्स इसलिए भरते हैं कि सरकार यह गारंटी देती है कि जब आप टैक्स भरते हैं, मान के चलिए कि हम 5 रुपया का कलम खरीदते हैं, 5 रुपया का साबुन खरीदते हैं, तो उसमें भी सरकार का टैक्स है। और सरकार वो टैक्स इसलिए लेती है कि सरकार कहती है कि बदले में हम आपको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे, आप हमको पैसा दीजिए। जैसे होटल वाले बोले होंगे कि आप हमको फी दीजिए, हम आपको बिजली देंगे, बैठने के लिए कुर्सी देंगे, सब कुछ देंगे। आप समझिए कि अगर होटल वाले यही जो मैनेजर साहब है, जो मैनेजमेंट देखते हैं, या आपसे कुर्सी का पैसा नहीं लेते, कुर्सी दे आपसे कुर्सी का पैसा ले लेते और कुर्सी नहीं देते, तो आपकी क्या जवाब होता? आप सवाल करते कि नहीं करते? लेकिन आज आपने सवाल किया कि आप मेहनत की कमाई से हर दिन, आप देखिए कि सड़क पर जो भिखारी हर दिन भीख मांगता है, वो भी 5 रुपया का बिस्किट खरीदता है तो उसमें टैक्स भरता है सरकार की। लेकिन क्या उस टैक्स के बदले उसको वो सुविधाएं मिलती है? आपको बेहतर शिक्षा मिलता है? आपको रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। तो आपको इस बात को समझ करके अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। और जब अपने अधिकार को समझेंगे तो समाज में जा करके जो कमजोर और लाचार लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों की असली लड़ाई लड़नी बाकी है, वैसे लोगों को अपने साथ में लेकर के इस संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए अब संचालक महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों ने बड़ी ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया निशान। आप जैसे लोग